दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने लिया बड़ा फैसला, सभी छात्रों की माफ की फीस। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 के लिए सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और 2 संस्थान द्वारा संचालित स्नातक कार्यक्रमों के छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी है। संस्था ने एक अधिसूचना में यह भी कहा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को मार्कशीट जमा करने के लिए अपने बकाया का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय के इस फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है। कार्यवाहक रजिस्ट्रार देवाशीष दास की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान महामारी स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय ने एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस छात्रों, पीजी और विश्वविद्यालय यूजी छात्रों की शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 के विभिन्न सेमेस्टर के लिए माफ कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि छात्रों को विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं की मार्कशीट, ग्रेड शीट जमा करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 164 साल पुरानी यूनिवर्सिटी की कुलपति सेनाली चक्रवर्ती बंदोपाध्याय ने कहा कि छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम उनके पक्ष में रहना चाहते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महामारी के कारण उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित न हो। अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संबद्ध कॉलेज उनके अपने शासी निकायों द्वारा चलाए जाते हैं और विश्वविद्यालय उनके लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो दोस्तों क्या अन्य राज्यों में भी सरकार को इस तरीके का कदम उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए खुलेंगे स्कूल। डीडीएमए की बैठक में हुआ है ये फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अब 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुलेंगे। सबसे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। उसके बाद दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 8 सितंबर से शुरू होंगी। राजधानी में 1ली से लेकर 12वीं तक स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शुक्रवार को इसे खोलने का फैसला लिया गया है और इसी को लेकर डीडीएमए की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। उधर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में सभी सावधानियों के साथ चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 1 सितंबर से सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के लिए कक्षाएं, उनकी कोचिंग कक्षाओं के साथ साथ सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जो भी खोले जाएंगे वहां शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। अभिभावकों की मर्जी के बगैर कोई स्कूल जबरदस्ती बच्चों पर दबाव नहीं बना सकेगा। कई राज्य ऐसे जिन्होंने 6ठी से 12वीं तक स्कूल खोल दिए हैं। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। जब हमने स्कूल खोलने की बात कही थी तब हजारों अभिभावकों ने हमें प्रतिक्रिया दी थी कि स्कूल खोले जाएं। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं उनमें ज्यादातर टीचर को वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस एक साथ चलेंगी। बिना अभिभावकों की मर्जी के किसी भी के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सरकार के स्कूल खोलने के फैसले से आप सहमत हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खोला चुनावी पिटारा, तो राज्य कर्मचारी बोले वादा निभाओ सरकार। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की चुनावी पिटारे से आए दिन कुछ न कुछ निकल रहा है। इससे राज्य कर्मचारियों की चुनावी साल में लंबित मांगों को पूरा करवाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने तो सरकार से वादा निभाओ नारे के साथ आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और सचिवालय संघ भी कर्मचारियों की पुरानी मांगों पर जल्द निर्णय का दबाव बनाने में जुटे हैं। 1 माह तक राज्य सरकार के लिए गए दावे को पूरा न करने के बाद अब ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने सरकार को वादा निभाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कार्मिकों की एसीपी की पुरानी व्यवस्था की बहाली और समान काम के लिए समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने पहले ही सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी थी, जिसके एक माह गुजर जाने के बाद भी सरकार से सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। ऊर्जा निगमों के इस आंदोलन में करीब 10
1000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। निगम से जुड़े कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने 1 माह के भीतर मांगों पर उचित फैसला लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं की अब हर वर्किंग डेज पर लगेगी कक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 9 और 12वीं की कक्षाएं समाप्त में 2 बार आयोजित की जा रही थी और अब सभी कार्य दिवसों में कक्षाएं लगेंगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने पर निर्णय 1 सप्ताह बाद की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। और वहीं नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालयों को कक्षा 9 और 12 के चरणबद्ध तरीके से 50% क्षमता के साथ फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिसूचना के अनुसार जिन्होंने स्कूल को खोलने के लिए अनुमोदित SOP का पालन करके स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में 1 सितंबर से राजधानी में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे और 9 से 12वीं तक की कक्षा वाले छात्रों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आने वाले अफगानों को मिलेगा 6 महीने का वीजा। जी हम बात करें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के नागरिक लगातार देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार ने कहा है कि देश में आने वाले अफगानों को 6 महीने का वीजा मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में अफगानिस्तान और वहां से भारतीयों को निकासी की लेकर जानकारी दी है। जो भी भारतीय स्वदेश वापसी चाहते थे उन्हें प्राथमिकता से निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान में वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केवल ई-वीजा का उपयोग करके भारत की यात्रा करनी चाहिए। इसलिए वे अफगान फिलहाल 6 महीने के वीजा कार्यक्रम के तहत यहां आ रहे हैं। हम इसे वहां से लेंगे और ये 6 महीने की मौजूदा योजना है। ये एक विकसित स्थिति है। दीर्घकालिक योजनाएं बनाना सबसे अच्छा विचार नहीं है। सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे की बड़ी मुश्किलें। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने तय किया आरोप। जी हां, बात करें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। MP MLA कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं और इस मामले में कोर्ट अब 31 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामोतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में दायर चार्जशीट पर सांसद के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सांसद आजम खान और उनके बेटे पर आरोप तय कर दिए हैं। जी आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में आजम खान और उनके बेटे पर अब्दुल्ला आजम पर 2 पैन कार्ड बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया था और आरोप था कि विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम थी। सांसद ने फर्जीवाड़ा करके बेटे अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उम्र 26 साल दर्शाई गई। पुलिस ने इस मामले में सांसद आजम खान उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र रचने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कंगना को लेकर अध्ययन सुमन ने 7 साल बाद तोड़ी चुप्पी, बताई चौंकाने वाली बातें। जी हां, आपको बता दें कि एक्टर अध्ययन सुमन ने ब्रेकअप के 7 साल बाद अपनी पूर्व प्रेमिका कंगना रनौत के बारे में पहली बार मीडिया के सामने खुलकर बात की है। इस दौरान अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत पर शारीरिक और मौखिक रूप से अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अब उस इंटरव्यू के दुष्परिणामों के बारे में बात की है, जिसमें उन्हें एक फ्लॉप अभिनेता करार दिया गया और उनके बारे में गलत बातों का प्रचार किया गया। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में अध्ययन सुमन पुरानी बात पर याद करते हुए कहते हैं कि जब मैंने कंगना को लेकर कुछ बोला तो न्यूज चैनलों पर लोग बैठकर मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोगों का एक समूह कह रहा था कि यार ये तो बहुत बड़ा लूजर है, ये तो फ्लॉप एक्टर है, ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। उनमें से एक शख्स ने कहा था कि ये अगला विवेक ओबराय बनने वाला है। जी आपको बता दें कि अध्ययन ने कहा कि वह इतने सालों तक कमजोर था और जब उसने आखिरकार
आखिरकार कहानी का अपना पक्ष बताने का फैसला किया तो उसे ये नाम दिया गया। मैंने पूरी तरह से वहां जाने और भावनात्मक रूप से नर्ग होने और अपने जीवन के ऐसे जटिल विवरण साझा करने का फैसला किया क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से बंद करना चाहता था, क्योंकि मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ। मेरे बारे में सार्वजनिक तौर पर बातें की गई हैं और मैं सिर्फ बंद करना चाहता था। अध्ययन ने आगे कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं एक विवेक ओबराय बन रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं लूजर हूं और फ्लॉप अभिनेता हूं, मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अध्ययन से जब ये पूछा गया कि उनके इस पूरे प्रकरण उनके माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ा तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा है और उससे वे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि वे पहले तो कंगना के बारे में बात नहीं करना चाहते थे और उनके राजी होने से उन्हें बार बार मनाना पड़ता था। वे जानते थे कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। हालांकि अध्ययन के अनुसार इससे जो एक सकारात्मक बात सामने आई है वो ये थी कि इसने लोगों को विभाजित किया। उन्होंने कहा कि शायद 70% लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 30% ने महसूस किया कि ये एक इमोशनल आउटबस्ट था और यही वे हासिल करने की आशा रखते हैं। अध्ययन ने कहा कि ना ही मैं जिनके बारे में बात कह रहा था उनको डिफेम करना चाह रहा था और ना ही पब्लिसिटी चाहता था, क्योंकि ऐसी पब्लिसिटी से किसी को काम नहीं मिलता है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे, संयुक्त मोर्चा का ऐलान। प्रदर्शनकारी अब 25 सितंबर को करेंगे भारत बंद। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान संगठनों के आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। किसान संगठनों की अब तक सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार कानूनों को रद्द कर दे। उधर कह रही है किसान संगठन कानूनों में खामियां गिनाए लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों के अगुवा बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि किसान संगठन बैठकर बात करें और किसी नतीजे पर पहुंचे। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने घोषणा की कि आगामी 25 सितंबर को भारत बंद करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले कि सभी किसान भाई आंदोलन के लीडर हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हरियाणा के किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि मेरी विचारधारा अलग है और मैं चाहता हूं कि सभी प्रदर्शनकारी दिल्ली घेरने का प्रोग्राम बनाएं। बता दिया जाए कि अखिल भारतीय सम्मेलन में बड़े नेता पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से कॉर्पोरेट हाउस आबाद व किसान बर्बाद होंगे। ऐसे में इन कानूनों को हटवा देना चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, देश में लगातार हो रहे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, किसानों का हर खेत की जानकारी देना जरूरी। जी हां, बात करें कि हरियाणा सरकार का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल केवल मंडी में फसल बेचने के लिए ही नहीं बल्कि किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायक है। किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाओं व योजनाओं की उपलब्धता और खेती से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए राज्य सरकार ने ये पोर्टल शुरू किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि ये पोर्टल 31 अगस्त को बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक इस पोर्टल पर अपनी फसल या खाली जमीन का ब्यौरा नहीं दिया है, वे जल्द इस पर अपना ब्यौरा दर्ज कराएं। ये पोर्टल केवल मंडी में फसल बेचने के लिए ही नहीं बल्कि किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका, पुलिस को किया नोटिस जारी। जी आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे चर्चित जंतर मंतर पर विशेष समुदाय के खिलाफ कथित भड़काऊ नारे लगाने के मामले से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को मुख्य आरोपी बताया है और वहीं भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय समेत 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अश्विनी उपाध्याय को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन पिंकी चौधरी को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तारी का सामना कर रहे पिंकी चौधरी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है और वहीं कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने पहले ये कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि हम तालिबान राज्य नहीं है। एडिशनल स्पेशल जज अनिल अंतिल ने तब हिंदू रक्षा दल के अन्य नेता भूपिंदर तोमर की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि अतीत में इस तरह की घटनाओं ने सांप्रदायिक तनाव को भड़काया है, जिससे दंगे हुए हैं और जान माल का नुकसान हुआ है।
सिर्फ 2 रुपए किलो बिक रहे टमाटर, किसानों को भारी घाटा। नागपुर मुंबई हाईवे पर ऐसे उंडेल दी ट्रॉलियां। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई शहरों में लोगों को ताजा एवं सस्ते टमाटर खरीदने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, मगर महाराष्ट्र के नासिक और औरंगाबाद जिलों में टमाटर की कोई कमी नहीं है। यहाँ टमाटरों का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि हर साल बड़ी मात्रा में टमाटर फेंकने पड़ जाते हैं। किसान घाटा झेलते हैं क्योंकि थोक विक्रेताओं की कम खरीद दरों के कारण वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते। आज नागपुर मुंबई हाईवे पर कई गांव कस्बों के किसानों ने जगह जगह कई टन टमाटर फेंके। किसानों ने कहा कि टमाटर भाव 2 रुपए किलो तक लगाए गए, ऐसे में भला कैसे मुनाफा हो सकता है। शिलगांव थाना के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र खाड़ेकर के मुताबिक किसान टमाटर की अच्छी कीमत न लगाए जाने की वजह से परेशान है और यही वजह है कि किसान टमाटर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली राजमार्ग के किनारे उंडेल गए हैं। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि औरंगाबाद जिले के गंगापुर तालुका के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लासू स्टेशन पर पहुंचे और वहां टमाटर को राजमार्ग के किनारे फेंक दिया। और दोस्तों जान लेते हैं देश भर में सोने चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम 47,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 842 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है और इससे चांदी की कीमत 63,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों हम जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम तेजी से बदल रहा है। अगस्त लगभग खत्म होने वाला है और देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट प्रत्येक दिन जारी किया जा रहा है। यानी 27 अगस्त को भी उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में हल्की से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय में आज और कल भारी बारिश दर्ज हो सकती है और वहीं उमस से परेशान दिल्ली वासियों को भी आज थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि आज दिल्ली में मौसम करवट लेगा और हल्की बारिश दर्ज होगी। इसके अलावा बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों के लिए भी आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।